गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैपेसिटर। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडक्टर कॉयल। तो ये हमारा एग्जांपल 7.5 है। इसमें एक इंडक्टर कॉयल है, एक बल्ब है, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं और ये एसी सोर्स एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। अब इसमें अभी क्या है, इंडक्टर कॉयल में एयर फील्ड है। अगर यह है कि इसमें कोई आयरन रॉड रख दें तो बल्ब के ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो हम देखेंगे कि इंडक्टेंस के लिए जो फार्मूला होता है किसी इंडक्टर का, L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L। ये कब होता है? जब एयर इज फील्ड इनसाइड द इंडक्टर कॉयल। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, किसी आयरन रॉड को भर देंगे, तब जो इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर A इंटू L कब होगा? जब हम आयरन रॉड भर देंगे, आयरन रॉड इनसाइड द इंडक्टर कॉयल। यहाँ से हम देखते हैं कि L की जो वैल्यू है एयर के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो गई। कितना टाइम्स? म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब जब हमने आयरन रॉड रखा हुआ है तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया है आयरन रॉड, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है और इसका क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। तो अगर इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस देखते हैं क्या होगा। तो हमें पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला होता है XL इक्वल टू ओमेगा इंटू L। XL यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस से क्या रिप्रेजेंट करा कि इंडक्टर कॉइल के द्वारा कितना रेजिस्टेंस लगेगा, इसका बेस यूनिट ओम ही होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं जब हम L की वैल्यू इंक्रीज हो गया है तो क्या होगा, XL की भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब इंडक्टर कॉइल लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो होगा क्या इसका रिजल्ट? लार्ज वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल। यहाँ पे क्या होगा, लार्ज वोल्टेज यहाँ पे ही ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे बल्ब के अक्रॉस लेस वोल्टेज अपीयर होगा, इससे लार्ज वोल्टेज अपीयर अक्रॉस इंडक्टर कॉइल एंड लेस वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द बल्ब, सो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेज। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ब्राइटनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं होगा, अनचेंज नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरह से बी ऑप्शन सही है कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेज, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज कम आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको थ्योरेटिकली लिख लेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, जिसको हम लोग फेजर भी कहते हैं। तो AC करंट एंड वोल्टेज को क्या है, रोटेटिंग वेक्टर से अगर हम यूज करें तो उसको क्या कहा जाता है, फेजर कहा जाता है। मतलब जैसे AC का वोल्टेज V, करंट क्या है I। अगर क्या है, इसको हम क्या करें, एक फिक्स ओरिजिन के अबाउट रोटेट करें, इस तरह से डायग्राम बना के रोटेट करें तो क्या होगा, ये एट एनी इंस्टेंट हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू देंगे। ये वोल्टेज और करंट, तो ये क्या है, अलग अलग एंगल पे हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हमें वोल्टेज और करंट का फेज रिलेशनशिप पता चल जा रहा है इस फिगर से, कि उनके बीच फेज डिफरेंस 0 है कि π/2 है। तो ये जो डायग्राम बनेगा इसको हम फेजर डायग्राम कहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि फेजर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या होता है इसमें, फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट को रोटेटिंग वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, जो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या है, रोटेट करता है। तो एट एनी स्टैंड पर मान लीजिए ओमेगा T1 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट ले लें एट एनी स्टैंड तो क्या होगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट हमें VT और IT की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता देगा। जैसे VT Vm sin ओमेगा T1 और IT Im sin ओमेगा T1। तो ओमेगा T1 एंगल पर ये फेजर डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। किसके लिए, बेसिकली फॉर रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर केस में हमने पढ़ा कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। उसके बाद ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ वोल्टेज और करंट, इसको हम लोग पहले से देखे थे कि वोल्टेज और करंट का वेरिएशन कैसे होता है। यहाँ पे फेजर्स रजिस्टर के लिए जो फेजर डायग्राम है उसको इस ग्राफ से रिलेट किया गया है कि जब ये रोटेट हो रहा है फेजर वोल्टेज और करंट, तो इसके ग्राफ से कैसे ये अटैच किया जाएगा, कैसे कनेक्टेड है। तो हम देख रहे हैं पीक वैल्यू से थोड़ा सा पहले ही लिया गया है V और I की वैल्यू,
इसलिए हमें Vm Im sin ओमेगा t1 के फॉर्म मिल रहा है, क्योंकि पीक वैल्यू पर वोल्टेज और करंट Vm या Im हो जाता है। इस तरह से हमें मेन इसी को देखना खाली ये जो फेजर डायग्राम है, ये इतना पार्ट क्या है, फेजर डायग्राम है, जो रेजिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए हम बनाए अगर तो देख सकते हैं कितने फेज डिफरेंस में है सब, कौन π/2 से आगे है, कौन π/2 से पीछे है। तो इस तरह से हम इंडक्टर और कैपेसिटर का भी फेजर डायग्राम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा ये दिया गया है। तो इस तरह से द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर वी एन आई रिप्रेजेंट क्या करेंगे, साइनसॉइडली वायरिंग क्वांटिटी V and I. The magnitude of phasors V and I represent the amplitude of the peak value, इसका V amplitude R the peak value को रिप्रेजेंट करेगा Vm, और करंट का क्या होगा, करंट का Im ऑफ दीज ऑक्सीलेटिंग क्वांटिटी। ये जो रोटेटिंग वेक्टर है उसका एट एनी इंस्टेंट हम वैल्यू फाइंड करें तो हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल। तो इस तरह से ये फेजर डायग्राम का मतलब है सिंपली वोल्टेज और करंट को एक पर्टिकुलर फेज में रिप्रेजेंट करना, जिससे पता चल जाए कि कितना फेज डिफरेंस उनके बीच है। तो यहाँ भी हम देखें कि वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है, इसीलिए दोनों एक ही लाइन में ड्रा किए गए हैं। अब हमें करना क्या है, फेजर डायग्राम ड्रा करना है फॉर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्या होगा फेजर डायग्राम, तो अगर हम रजिस्टर के लिए फेजर डायग्राम ड्रा करें जैसा कि अभी बनाए थे, तो रजिस्टर के लिए फेजर डायग्राम, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस हो गया। तो फेजर डायग्राम में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में ही रहेंगे, इसी एक ही लाइन में। ये हमारा वोल्टेज इसको VR से लिख रहे हैं और करंट को हम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को Im से लिख रहे हैं। ये किसके लिए है फेजर डायग्राम, रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के लिए फेजर डायग्राम। इसका हमें आगे यूज करना है, इसलिए पहले से हम देख ले रहे हैं कि कितना फेजर डायग्राम किसका क्या होगा। और ये मान लिया एट एनी इंस्टेंट ओमेगा t एंगल बना रहे हॉरिजॉन्टल से। तो रजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन कि जो इक्वेशन होता है Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, और जो It की वैल्यू होती है Im साइन ओमेगा t। तो कोई फेज डिफरेंस नहीं, इसलिए फेजर डायग्राम इसका इस तरह से स्ट्रेट लाइन Vm Im एक ही लाइन में रहेंगे। इसी तरह से अगर हम इंडक्टर के लिए फेजर डायग्राम ड्रा करें, इसके लिए इंडक्टर कॉइल के लिए फेजर डायग्राम कैसा होगा, तो इंडक्टर कॉइल में अगर हम करंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, Im करंट का हम एक फिक्स जगह प्लेस, ये Im करंट है, तो इसका जो वोल्टेज होगा क्या होता है, π/2 से आगे होता है, तो इसका ये वोल्टेज यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो ये एंगल जो होगा ओमेगा t और ये एंगल π/2, मतलब कि इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज होता है करंट से π/2 आगे चलता है, आगे रहता है। तो इस तरह से डायग्राम होगा। ये हम बनाएंगे इसके लिए इंडक्टर कॉइल के लिए फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टर कॉइल। इसी तरह अगर कैपेसिटर के लिए ड्रा करना है तो कैसा होगा, कैपेसिटर के केस में हमारा फेजर डायग्राम क्या होगा, तो यहाँ भी करंट को फिक्स कर दे एक जगह पे ओमेगा t एंगल पे, ये हमारा हो जाएगा करंट, इसका एम्पलीट्यूड Im, ये ओमेगा t एंगल पे है, ये हॉरिजॉन्टल से। अब इसमें क्या होता है, करंट वोल्टेज से π/2 आगे रहती है, तो इसका अगर हम ग्राफ दिखाएं तो यहाँ पे जो Vc की वैल्यू होगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यहाँ पे आएगा Vc, तो क्या है π/2 एंगल से क्या है, करंट से पीछे है। और ये किसके लिए, ये कैपेसिटर के लिए फेजर डायग्राम है, कैपेसिटर। इस तरह से हमने तीनों अलग अलग देखा कि रजिस्टर के लिए फेजर डायग्राम इस तरह बनेगा, वोल्टेज और करंट सेम एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, जबकि इंडक्टर में क्या है, वोल्टेज करंट से π/2 आगे है और कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से π/2 पीछे है। यहाँ ये क्या है कि करंट को एक जगह फिक्स कर दिए, उसी के रिस्पेक्ट में
वोल्टेज को हम आगे पीछे ड्रा कर रहे हैं। तो ये फेजर डायग्राम हमें याद होना चाहिए कि इंडक्टर का ये कैसे ड्रा किया कि इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन होगा, करंट का इक्वेशन होगा, उसके वजह से इसका इक्वेशन हम लिखें अगर इंडक्टर का तो वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट का क्या होता है इसका आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो पाई बाई टू पीछे इसलिए इस तरह से ड्रा किए हैं। इसी तरह अगर हम कैपेसिटर में देखें तो जो वी टी इक्वेशन होगा इसका वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और जो करंट का इक्वेशन होता है आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इस तरह से इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम बनाया हुआ है कि कौन पाई बाई टू, किसके बीच पाई बाई टू फेज डिफरेंस है, किसके बीच 0 का फेज डिफरेंस है। तो ये इस तरह से अलग अलग तीनों पूरा हो गए, एसी सोर्स कनेक्टेड टू रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब आइए देखते हैं कि एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट, कि अगर हमारा तीनों एक साथ कनेक्टेड हो किसी एसी सोर्स से, तब हम उसको कैसे करंट की वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए अगर हम फिगर ड्रा करें एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज में क्या क्या कनेक्टर है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड देन रजिस्टर, तीनों कनेक्ट है एक साथ। और किससे कनेक्ट करना है, कनेक्टेड विथ एसी सोर्स, ये एसी सोर्स से तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ भी एसी सोर्स का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट मान लिया यहाँ पे जो फ्लो हो रही है क्या है, आई टी है। इस तरह से ये हमारा फिगर ड्रा हो गया। अब किरचॉफ्स लॉ हम यूज करेंगे। यहाँ सोर्स वोल्टेज वी टी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस कैपेसिटर प्लस रजिस्टर। फिर हमें क्या करना होगा, जो वोल्टेज का इक्वेशन मिलेगा उससे करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। और इसके लिए हम इसके सलूशन को फाइंड करने के लिए फेजर डायग्राम सलूशन यूज करेंगे, जो अभी पढ़े हैं। एक एनालिटिकल सलूशन भी होता है, उसको हमें नहीं पढ़ना है, हमें इसके लिए फेजर डायग्राम सलूशन ही पढ़ना है। और करंट या फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, रेजोनेंस कंडीशन, ये सब वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, थैंक यू।